यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो होने वाला है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। इस वीडियो में मैं टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जो आपकी एमपी जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस जो वीडियो रहेगा, इनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज, जिस तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी चैप्टर वाइज वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर भी कमेंट करें तो हो सकेगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भी भेज दूँगा व्यक्तिगत रूप से। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। आप पूरा विश्वास रखिए, आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, पिछला पेपर अगर आप देखें तो लगभग 33 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा, जैसा मैं लिख रहा हूं आप वैसा ही याद कर लें। पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर द रेन। लेंचो होप्ड फॉर द रेन। प्रश्न में बेटा डिड लगा हुआ है, तो जब भी इसका जवाब लिखेंगे तो आंसर में आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। लेंचो होप्ड फॉर द रेन और एटलीस्ट अ शॉवर, या तो बारिश हो या फिर कम से कम फुहार तो पड़ी जाए बारिश की। फॉर हिज क्रॉप फील्ड, खेतों में जो फसल है उसके लिए उसको बारिश की आवश्यकता थी। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप, उसको इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका चैप्टर 1 से। अच्छा, इन चैप्टर के बारे में सारे के सारे प्रश्न उत्तर मैंने चैप्टर वाइज भी मेरे वीडियो डले हुए हैं। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आप जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है मैंने। शॉर्ट में आपको चित्रों की सहायता से पूरा टॉपिक पढ़ाया है और उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं। इन वीडियोज में, इन सीरीज में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। डिटेल में देखना है तो आप उन वीडियो को देखिए। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किसमें लेंचो का विश्वास था? फेथ मतलब विश्वास। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लेंचो का क्या विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो हैड ओनली फेथ इन गॉड, लेंचो को केवल भगवान पर विश्वास था। ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। टू गॉड, भगवान को। आस्किंग फॉर 100 pesos फॉर हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली, लेंचो का भगवान पर दृढ़ विश्वास था, उसने भगवान को पत्र लिखने का निर्णय लिया। आस्किंग फॉर, और पत्र में क्या लिखा? वो उसने 100 पीसोस मांगे। फॉर हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए और अपनी फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने, जो डाकिया था, डाकघर का मास्टर, उसने लेंचो को पैसे क्यों सेंड किए, पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उस पत्र में उसने गॉड, भगवान के नाम के हस्ताक्षर क्यों किए? साइन मतलब हस्ताक्षर। ये उसने पत्र लिख दिया पोस्ट मास्टर ने, उसके नीचे भगवान के नाम से हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा क्यों किया? द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। शेक मतलब हिलाना या डिगाना। पोस्ट मास्टर भगवान पर जो लेंचो का विश्वास था उसे डिगाना नहीं चाहता था, उसे हिलाना नहीं चाहता था। डिगाना या हिलाना।
सो ही सेंट मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजे। ही साइंड द लेटर गॉड, उसने लेटर में, पत्र में गॉड के नाम के साइन किए। टू कन्वे ए मैसेज, किस लिए किया उसने? टू कन्वे अ मैसेज दैट, ये संदेश देने के लिए। दैट का मतलब होता है के। गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर, उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि स्वयं भगवान ने ये पत्र लिखा है, इसलिए पत्र के नीचे उसने गॉड, भगवान के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो एक चीज और नोट कीजिए बेटा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो हिस्सों में हैं। एक प्रश्न तो यहां से लेकर के यहां तक है कि उसने पैसे क्यों भेजे। इसी में जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये है कि वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने भगवान के नाम से हस्ताक्षर क्यों किए। तो दो प्रश्न, अगर प्रश्न में इन दोनों चीजों को पूछे तो ही आपको यहां से आगे लिखना है, नहीं तो आपको लेंचो तक फिनिश हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बात है बेटा। अभी 2 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं, कभी 3 मार्क्स वाले जो प्रश्न आएंगे तो उनमें 2-2 या 3-3 प्रश्नों को मिला के पूछता है वो, तो दोनों को मिलाकर के आंसर आपको लिख देना है, तभी आपकी शब्द सीमा पूरी हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये खोजने की कोशिश की? फाइंड आउट मतलब खोजना। हु सेंट द मनी टू हिम, उसको पैसे किसने भेजे? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। बेटा देखो इतना सारा प्रश्न से लिया है, सिर्फ अपने नो जोड़ा है? नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, ये प्रश्न सही है। फाइंड आउट दिस, ठीक है। ही नेवर ट्राइड दैट, उसने ये कभी कोशिश नहीं की। दैट बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। उसको लगा ही नहीं कि कोई और भी पैसे भेज सकता है, उसको लगा तो मैंने पत्र भगवान को लिखा है और भगवान ने पैसे भेजे हैं। ठीक है, उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? बेटा इस चैप्टर 1 जो है उसका ये पार्ट बी है ना, जिसमें एक पोएम दी गई है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ठीक है, इस पोएम के बारे में भी मेरे एक वीडियो आ चुका है, पूरी डिटेल में टॉपिक को पढ़ाया है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस को लिया गया है। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि का मूड, जो दिमाग था, जो उसका मन था, उसको किस प्रकार से चेंज किया? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। देखो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स। फाइन माने अच्छा नहीं है, यहाँ पर फाइन का मतलब बिल्कुल बारीक, महीन, बारीक या महीन। पार्टिकल्स मतलब टुकड़े। फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, फ्लैक्स मतलब एक करके राख टाइप की। ठीक है, फ्लैक्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। दूसरा प्रश्न यहां से जुड़ा हुआ है, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? द सडन शोर ऑफ, द सडन शोर, शोर मतलब फुहारे टाइप की बौछार। जैसे आप बाथरूम में नहाते हो तो फव्वारा लगा होता है, उसमें से पानी की बूंदें निकलती हैं ना, तो उसको शोर बोलते हैं। ठीक है, द सडन, सडन मतलब अचानक, द सडन शोर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के रूप में एक जो फुहार उस पर पड़ी, किस पर? कवि पर। चेंज द पोएट्स मूड, इसने कवि के मूड को बदल दिया। ठीक है, पहले वो उदास पेड़ के नीचे बैठा होता, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था वो, है ना। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? किस प्रकार से पोएट का मूड चेंज हुआ? द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले वो उदास था, दुखी था, उससे वो हैप्पी हो गया।
किस वजह से? डस्ट ऑफ स्नो की जो सौर उस पर पड़ी थी उससे। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो रिफ्रेश्ड फील करने लगा। एंड वांटेड टू एंजॉय रेस्ट ऑफ डे, और बचे हुए दिन को आनंद के रूप में वो बिताना चाहता था। ठीक है, बचे हुए दिन को वो एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, तो सिंपल सी बात, सैड टू हैप्पी, इतना से याद रखना है, बाकी सारा प्रश्न से ही बना करके आपको लिखना है। उसका मूड दुखी से खुशी हो गया था, है ना, सैड टू हैप्पी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डस्ट ऑफ स्नो से है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्रो एक कोए का जिक्र है और हेमलॉक ट्री का जिक्र है। हेमलॉक एक प्रकार का पेड़ है। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? हेमलॉक ट्री क्या दर्शा रहा है, किस चीज का प्रतीक है? कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, सोरो और हैप्पीनेस, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो क्रो है और हेमलॉक है, ये सोरो और हैप्पीनेस, दो ऑप्शन दे देगा, इनमें से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसका भी जवाब यही है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोरो, दुख, डिप्रेशन मतलब निराशा, सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट, जो दुख और निराशा कवि के द्वारा फील की जा रही है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन? क्रो मतलब कौवा, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ये आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक क्या है? एक विषैला पौधा है, पॉइजनस, जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस? बेटा चैप्टर 1 का एक और पार्ट है, पार्ट सी, जिसमें एक पोएम दी गई है फायर एंड आइस। फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ। व्हाट डू डिजायर एंड हेट्स, डिजायर मतलब इच्छा और हेट मतलब घृणा। इच्छा और घृणा के लिए जो फायर एंड आइस पोएम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इन द पोएम फायर एंड आइस कविता में डिजायर इज रिप्रेजेंटेड बाय फायर। जो डिजायर है इसको फायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, आग के द्वारा। एंड हेट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइस, और घृणा को आइस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाया गया है। तो फायर डिजायर को दर्शाता है और आइस हीट को दर्शाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों तक या छोटे भाई बहन जो भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं उन तक ज़रूर भेजें, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मेहनत के साथ में वीडियो बनाने के लिए ये हमें प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर इन द पोएम फायर एंड आइस? तो फायर, देखो पिछला जो प्रश्न था कि भाई डिजायर की और हेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, अब पूछ लिया कि फायर क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये डिजायर रिप्रेजेंट करती है। आइस क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हेट रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया गया है। इसलिए कहता हूं बेटा प्रश्नों को समझना जरूरी है। इतना ही कंटेंट आपको याद करना है, इतने ही कंटेंट में से हो सकता है कुछ घुमाकर भी प्रश्न पूछ ले वो। इसलिए प्रश्न समझें और उसके उत्तर को भी अच्छे से समझें, ट्रांसलेट करते हुए समझें। अब इसमें पूछा गया है फायर क्या बता रहा है और आइस क्या बता रही है। इन द पोएम फायर एंड आइस, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएम? इस पोएम के अनुसार संसार का अंत
अकॉर्डिंग टू मतलब इसके अनुसार, तो इस कविता के अनुसार कि संसार का अंत किस तरीके से होगा। ई एन डी एंड, ई एन डी एंड, एंड इसका मतलब अंत, और एक होता है ए एन डी एंड, इसका मतलब होता है और। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस कविता में फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, देखो आ गया, फायर डिजायर इच्छा को बताता है, कोमा ग्रीड और लालच को बताता है। किसको बता रहा है? डिजायर को और ग्रीड को। ग्रीड मतलब लालच, डिजायर मतलब इच्छा। एंड आइस और बर्फ स्टैंड्स फॉर हेट, बर्फ किसको बता रहा है? हेट को। पिछले प्रश्न में हमने यही पढ़ा था। हेट कोमा इनटॉलरेंस, घृणा को, और इनटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, असहिष्णुता मतलब किसी को झेलना, शुद्ध शब्दों में किसी को झेलना, असहिष्णुता बोलते हैं इसको। तो आइस हेट और इंटॉलरेंस को दर्शा रही है, जबकि फायर डिजायर और ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा ये तो इतने प्रश्न का जवाब हो गया, इतना यहां से लेकर के यहां तक, इतने में जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार संसार का अंत किस तरीके से होगा। अगर प्रश्न में इतना पूछा है तभी इतने जवाब को लिखें आप। तो यहां से लेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएम द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड, द वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड विथ द ग्रोइंग डिजायर, बढ़ती हुई इच्छाएं और लालच, एंड इंटॉलरेंस ऑफ मैनकाइंड, और मैनकाइंड मतलब मानव जाति की जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, जो बढ़ रहा है, इससे संसार का अंत होगा। क्योंकि इंसान की इच्छाएं बढ़ रही हैं, वो प्रकृति को नष्ट करते हुए जा रहा है, ऐसा विकास कर रहा है कि प्रकृति को विनाश की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं इच्छाओं की वजह से पूरे संसार का अंत होगा। ठीक है, बहुत गहन मतलब होता है बेटा इन पोएम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। बेटा ये चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है आपका, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को पूजा जाता था अहिंसा के रूप में, अहिंसा के पुजारी के रूप में, और उन्होंने भारत को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, ठीक इसी तरीके से कम 25-30 सालों तक साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था उस देश की आज़ादी के लिए। उसी के ऊपर बेस्ड टॉपिक है, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, और उसके सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर चल रहे हैं। वेयर डिड सेरेमनीज, सेरेमनी में ये समारोह है ना, शादी समारोह होता है, बर्थडे का समारोह होता है, इस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो इसी के बारे में ये ऑथ सेरेमनी के बारे में। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, ये सेरेमनी ये समारोह कहाँ हो रहा था, एक प्रश्न तो हो गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन मतलब होता है संगमरमर, इससे ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना ये सेरेमनी कहाँ हो रही थी, और इंडिया की कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग के बारे में, सार्वजनिक इमारतों के बारे में जो संगमरमर से बनी है, सैंडस्टोन से बनी है। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के जवाब देंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन द लवली, देखो यहाँ क्या लिखेंगे आप, लवली। ठीक है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, स्पेलिंग याद कर रख लें बेटा, इस जगह का नाम है। ठीक है, तो ये जो समारोह हो रहा था वो बहुत ही प्यारी सैंडस्टोन संगमरमर की इमारत एम्पी थिएटर में हो रहा था। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, इमारतों के नाम यहाँ से, बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन्स इन इंडिया आर द रेड फोर्ट लाल किला, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस,
और ऑफकोर्स ताजमहल भी इसी से बना हुआ है। वृंदावन का प्रेम मंदिर भी इसी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल जो दूर देशों से आए हुए लीडर्स थे, जो नेता थे, उनको धन्यवाद क्यों दिया? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, इतना प्रश्न से ही लिया है हमने। फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद द नेटिव पीपल, उनका धन्यवाद दिया कि इनका जो समारोह देखने के लिए लोग यहाँ विदेशों से आए हुए थे। ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग जो सत्ता को हासिल कर रहे थे। टेक पोजीशन मतलब किसी चीज़ को अधिकार में लेना, अपने हाथों में सत्ता को ले रहे थे, उसको देखने के लिए जो लोग आए थे उनका धन्यवाद दिया। पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। पीस, शांति के लिए। एंड ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सम्मान, इंसानियत के सम्मान के लिए। डिग्निटी मतलब सम्मान। बेटा सम्मान इसलिए सब जुड़ा गया है क्योंकि वहाँ पर काले लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, गोरों के द्वारा। वहाँ के जो नेटिव, जो मूल निवासी थे, काले रंग के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो लगभग इनके 30 साल के संघर्ष के बाद, 50 साल के संघर्ष के बाद ये देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वाई वर टू नेशनल एंथम्स वर संग? नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गीत। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एंथम मतलब गीत। वाई वर टू, टू मतलब दो, दो राष्ट्रीय गीत क्यों बजाए गए, क्यों गाए गए? तो इसका जवाब है टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर टू कम्युनिटीज। एज का मतलब क्योंकि, क्योंकि वहां पर दो समुदाय थे, दो रेसेस थी, दो जातियां थी, समुदाय या जातियां कह लो आप। वन ओवर द वाइटिस, एक गोरे लोगों के लिए, एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स, और दूसरा काले लोगों के लिए। गोरों का पहले शासन था तो उनका भी एंथम बजाया गया, और बाद में जो काले लोग थे उनका भी एंथम, उनका भी राष्ट्रीय गीत बजाया गया। मतलब दो नेशनल एंथम उस दिन बजाए गए, क्योंकि इन्होंने भेदभाव नहीं किया, इन्होंने गोरों को भी और कालों को भी समान मान के चला है। ठीक है, इसलिए बोल गए पीस, ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? करेज मतलब साहस। इसका बोल्ड भी बोलते हैं इसको हम, बोल्ड, करेजियस, बोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेव भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसके अगर आपसे सिनोनिम पूछ लिए जाए तो करेज मतलब बोल्ड। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ये मंडेला का फोटो लगा हुआ है। मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है, साहस का मतलब क्या है? बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। करेज का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि डर निकल जाए, एब्सेंस ऑफ डर, डर ना हो उसको करेज कहते हैं। इसके लिए करेज का मतलब है ट्रम्फ ओवर इट, डर के ऊपर जीत पाना। यहां ये ओवर लिखना है आपको। ठीक है, ट्रम्फ, ट्रम्फ मतलब जीत। ये प्रश्न भी पूछा गया प्यारे बच्चों आपसे, ट्रम्फ का क्या मतलब? विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। ठीक है, ट्रम्फ ओवर इट बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर खत्म हो जाए, सिर्फ यही मतलब नहीं है करेज का। इनका मतलब ट्रम्फ ओवर इट, इसके ऊपर विजय हो, जीत हो, ये करेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू ऑब्लिगेशंस? ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां। व्हाट टू ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व। ठीक है, व्हाट टू ऑब्लिगेशंस?
दो जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? मंडेला मेंशंस 2 ऑब्लिगेशंस, जैसे कौन कौन से हैं? 1 ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला उत्तरदायित्व तो आपका किसके प्रति है? आपकी पत्नी के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके परिवार के प्रति और माता पिता के प्रति। सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा उत्तरदायित्व तो आपका आपके लोगों के प्रति है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए है। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के लिए है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशन इन्होंने बताए हैं, एक तो अपने परिवार के लिए और दूसरा इनके देश के लिए। ठीक है, अच्छे से याद करें बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट, नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं अबाउट द ऑपरेसर। ऑपरेसर होता है बेटा जुर्म करने वाला, जो लोगों को ऑपरेस करता है, जो लोगों को दबाता है। अच्छे से समझें, जो लोगों को दबाता ऑपरेसर। एक शब्द और आया ऑपरेस्ड, जिसको दबाया जाता है उसको बोलेंगे ऑपरेस्ड, जिसको दबाया जाता है। अच्छे से समझिए, जैसे अंग्रेजों ने काले लोगों पर शासन किया तो ऑपरेसर कौन हो गए? अंग्रेज, ये ऑपरेसर दबाने वाले। काले लोग कौन हो गए? ऑपरेस्ड, इनको दबाया गया था। बस समझ में आ गया इतना? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट, नेल्सन मंडेला क्या सोचते हैं अबाउट द ऑपरेसर, जो जुर्म करता है उनके बारे में। और डज मंडेला थिंक, या मंडेला क्या सोचते हैं दैट ऑपरेसर इज फ्री, क्या सोचते हैं कि ऑपरेसर फ्री है। वाई, क्यों और क्यों नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला सोचते हैं कि द ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार से जो दबाया हुआ व्यक्ति है वो भी स्वतंत्र नहीं है, उसी तरीके से जो दबा रहा है वो भी फ्री नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। बिकॉज, क्योंकि अ पर्सन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो, यहां हु का मतलब है जो, एक व्यक्ति, अ पर्सन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। टेक्स अवे मतलब छीन लेना या बाहर ले जाना। टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। इज ए प्रिजनर, वो क्या है? वो एक कैदी है। प्रिजनर मतलब कैदी। इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है। किसका कैदी है? वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड इन प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है। नैरो काइंडनेस नहीं करना बेटा, माइंडनेस कर दो, एम कर दो यहाँ, MINDNESS। वो घृणा का और पूर्वाग्रह है ना, वो लॉक्ड है। उन किन सलाखों के पीछे लॉक्ड है? वो प्रीजुडाइस का मतलब होता है पहले से कुछ धारणा बना लेना। पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस, संकीर्ण मानसिकता का वो कैदी है, ठीक है। तो वो भी फ्री नहीं है जो दूसरों पर अत्याचार करता है। वो किसका कैदी है? घृणा का, ठीक। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइगर इन द जू। बेटा इसी सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसमें बी पार्ट है आपका, अ टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरेज की एक पोइम है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ हैज़ द टाइगर इन अ केज बीन सबड्यू, उसको कैसे वश में किया गया है ना, उसकी शक्तियाँ किस प्रकार से छीनी गई हैं। जो टाइगर है, जो चीता है, जो पिंजरे में बंद है, उसकी शक्तियाँ किस तरीके से सबड्यू की गई हैं, कम की गई हैं।
हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्तियां जैसे, हिज क्लॉज, उसके जबड़े, एंड रोर, उसकी दहाड़, रोर का मतलब होता है दहाड़, आर लॉक्ड, कैद कर दी गई हैं, बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब सलाखें, उसकी सलाखें और उसकी दाढ़ कैद कर दी गई है सलाखों के पीछे। ही जस्ट स्टॉक एंड लेंथ ऑफ केज, वह जस्ट केवल जो पिंजड़े की लंबाई है उसमें घूम सकता है, स्टॉक कर सकता है, बस इस तरीके से उसको कैद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इसमें मैंने स्टार लगा दिया है, ये स्टार लगा है, इसका मतलब है ये 3 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, किस तरीके से मंडेला की आज़ादी की भूख ने चेंज हिज लाइफ, उसके जीवन को बदला। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन, मंडेला की आज़ादी की भूख ने उसको एक महान व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया। विजनरी, विजनरी मतलब दूरदर्शिता में, दूर की सोचने वाला, एंड रेस्पेक्टेबल लीडर, और एक सम्मानीय नेता में उसको बदल दिया। ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट, उसने दिन और रात इसके लिए मेहनत की। ही अंडरवेंट मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, वो कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक दिमागी रूप से, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से उनको टॉर्चर किया गया, इन सभी चीज़ों से गुजरे वो। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने कई वर्ष जेल में गुजारे। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, अपने लोगों के लिए आज़ादी के लिए उन्होंने कई साल जेल में गुजारे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बेटा आपके चैप्टर 2 तक फिनिश हो चुका है। 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने व्हाट्सएप नंबर जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हो उसको कमेंट जरूर कर दें। तो एक ग्रुप बना लूँगा मैं, तो आपको सारी की सारी ये PDF उस पर भेज दूँगा। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।